फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। मेरा हमेशा स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम टे यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको इस वीडियो के अंत में स्ट्रैटेजी के कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़ेगा करंट अफेयर्स का शाम में 6 बजे रैपिड रिवीजन लेकर आता हूँ, जिससे आपके करंट अफेयर्स और भी स्ट्रांग हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। जो कि आपको बताएं, मैं अगर इसकी व्याख्या पढ़े तो भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर मापदंड को हासिल किया और यह उपलब्धि हासिल की। भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं। और आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जो 3 मापदंड होता है, उसका तीसरा मापदंड उन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में हासिल किया था। अब आपके लिए एग्जाम में स्पेशल क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। भारत से पहले पिछले साल नवंबर में 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो मित्रभा गुहा जो अभी भरत सुब्रमण्यम बने हैं, उससे पहले 72वें ग्रैंड मास्टर थे। और भरत सुब्रमण्यम कैवें ग्रैंड मास्टर है, 73वें ग्रैंड मास्टर है। और मित्रभा गुहा से 2 दिन पहले 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे। तो संकल्प गुप्तो मित्रभा गुहा से पहले 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। यानी कि आपका मूल बात है कि 71वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो संकल्प गुप्तो। और 72वें ग्रैंड मास्टर कौन है, तो मित्रभा गुहा। और 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभी भरत सुब्रमण्यम बने हैं। ठीक है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 1924 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष आर्कडी डोवरकोविच हैं, जो कि रसिया के हैं। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि मैंने आपको करा है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में किस देश ने चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे हैं। तो चीन का चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोज लिए हैं। आपको बताया कि चीन के चाइग 5 लैडर को चंद्रमा सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत मिला है। यह अध्ययन साइंस एडवांसेज जर्नल में प्रकाशित हुआ। इससे पता चला कि लैंडिंग स्थल पर चंद्र मृदा में पानी 120 भाग प्रति मिलियन से कम है, या 120 ग्राम प्रति टन से कम है। और एक हल्की वेस्टोफगर्ती सेल में 180 भाग प्रति मिलियन, जो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक शुष्क है। वहाँ का पानी जो है, यह पानी का व्याख्या आपका दिया गया है यहाँ से यहाँ तक। तो आपको इससे जानकारी नहीं रखनी है, आपको जानकारी रखनी है कि किस देश ने यह चंद्रमा पर पहली बार पानी के साक्ष्य का खोज किया। तो यह चाइना ने किया। आपके लिए एग्जाम में स्पेशल है कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो यह बीजिंग में है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो चीन है। दुनिया का सबसे लंबा मेट्रो लाइन कहाँ बनाया गया, तो चीन में बनाया गया। पहला चीनी संग्रहालय भारत में कहाँ बनाया गया, तो शिवाजी नगर पुणे महाराष्ट्र में बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आपको पता है कि दुनिया भर में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। सिंधु नदी की भूमि होता है हिंद शब्द का अर्थ, जो कि हिंदी की उत्पत्ति हुई फारसी शब्द हिंद से हुई। एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन है आपके लिए, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था। तो 1975 के नागपुर महाराष्ट्र में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी दिवस की घोषणा कब की गई थी, तो आपके 2006 में विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। डीआरडीओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, तो 9 जनवरी को मनाया गया। ये आपके जनवरी महीने के इंपॉर्टेंट डेज है, महत्वपूर्ण दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हुए गोल्डन ग्लोब 2022 पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, जो कि ड्रामा के क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पावर ऑफ डॉग फिल्म को 2022 का गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है।
आइए इसके लिए एग्जाम स्पेशल है कि हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ, तो 69वां संस्करण आयोजित हुआ। आपको बताएं कि द पावर ऑफ डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता। जेन कैपियर ने द पावर ऑफ डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? जेन कैपियर ने जीता। किस फिल्म के लिए जीता? द पावर ऑफ डॉग के लिए जीता। और द पावर ऑफ डॉग को ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी खिताब मिलता यानी पुरस्कार मिला। विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? विल स्मिथ ने। किस फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड के लिए। ठीक है, यह पहली बार है जब विल स्मिथ ने अपने कैरियर में 6 बार पुरस्कार के लिए नामांकित होने के बाद गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। यानी कि विल स्मिथ जो है इससे पहले 6 बार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित हुए थे, लेकिन इनको सफलता इस बार मिली, यानी कि 7वीं बार में इनको सफलता मिली। इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। किसके लिए? विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता। ठीक है, निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकार्डोस निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकॉर्डर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का अवार्ड जीता। निकोल किडमैन ने कौन सी फिल्म के लिए? बीइंग द रिकॉर्डर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार ड्राइव माई कार जापान ने जीता। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? जापान के ड्राइव माई कार ने जीता। दक्षिण कोरियाई अभिनेता ओ ये ओंग सू ने नेटफ्लिक्स श्रृंखला के स्क्विड गेम में अपनी भूमिका के लिए 9 जनवरी 2022 को देश का पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले दक्षिण कोरियाई पहले व्यक्ति कौन बने? तो वे ओह टू नाम गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला दक्षिण कोरिया के पहले खिलाड़ी बने। तो ये थे आपके गोल्डन ग्लोब अवार्ड की पूरी लिस्ट जो कि मैंने आपको बताई। आपको एज इट इज इसको याद करनी है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन छपेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनवरी 2022 में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। सबसे पहले यह राजस्व गांव क्या होता है इसको समझते हैं। राजस्व गांव होता है महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के अनुसार एक राजस्व गांव भारत में एक छोटा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जिसकी सुस्पष्ट परिभाषित सीमा होती है। एक राजस्व गांव में कई गांव शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राजस्व गांव का नेतृत्व गांव प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब यह कौन सा उत्तर प्रदेश ने अपने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो यह कौन कौन से गाँव है? ठीक है, तो आपको मैं बताऊं कि ये जो आपके गाँव है यह है मिहिरपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, टेढ़िया, ढाकिया और बिछिया नाम के 4 गांव को स्व राजस्व गांव घोषित किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अब आइए इसके लिए एग्जाम स्पेशल देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो जनरल बिपिन रावत कर दिया जाएगा। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी है। मैंने आपको पिछले दिन करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। विश्वकर्मा वाटिका कहाँ स्थित है? तो रामपुरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है। आपका बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो दुर्गा शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया। भारत का पहला मोबाइल प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च किया गया? तो गाजियाबाद में किया गया। और आपका भारतीय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो अभी उत्तर प्रदेश में रखी गई। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ बना? तो अभी उत्तर प्रदेश में बना। और गंगा एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो यह प्रयागराज से किसको जोड़ता है? मेरठ को जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी निम्न में से किस राज्य को सौंपी गई? तो यह आपके सौंपी गई मध्य प्रदेश को। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम 7th 2023 में जो होगा इसकी मेजबानी सौंपी गई। राज्य सरकार ने इस गेम के आयोजन सहित अन्य खेल गतिविधियों के लिए 215 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में खेलो इंडिया योजना के तहत 3 वर्ष के लिए 215 करोड़ 53 लाख रुपए की नीतिगत और संवैधानिक स्वीकृति दी गई। खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्देश्य देश में युवाओं के बीच खेल की संस्कृति को बनाए रखना है। अब मध्य प्रदेश की बात आई है तो आपको बताना है कि भारतीय सेना में किस जगह अपने क्वांटम सैनिक क्षेत्र का विस्तार किया है, यानी कि विकसित किया है। तो भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के मऊ में क्वांटम सैनिक क्षेत्र का विस्तार किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया? तो उर्जित आर पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व गवर्नर उर्जित आर पटेल को बीजिंग स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में पदभार संभाला था। और अभी में प्रेजेंट टाइम में रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है वो है हमारे शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई का फुल फॉर्म, इसके हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय आपके मुंबई में है, गवर्नर शक्तिकांत दास है। प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी कल ही प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई, जिसमें प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अब से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो मोदी जी ने हमारे करंट अफेयर्स को बढ़ाने का जिम्मा ले रखा है। कभी दिवस बढ़ा देते हैं, कभी राज्यपाल बदल देते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिवस साहिबजादा जोरावर सिंह जी का और साहिबजादा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाएगा। 26 दिसंबर 1705 को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने क्रमशः 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु में शहादत प्राप्त की थी। साहिबजादा जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र में से तीसरे पुत्र थे। साहिबजादा फतेह सिंह गुरु गोविंद सिंह के चौथे और सबसे छोटे बेटे थे। साहिबजादा अजीत सिंह गुरु गोविंद सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे और साहिबजादा जुझार सिंह गुरु गोविंद सिंह के दूसरे पुत्र थे। यानी गुरु गोविंद सिंह के आपके फैमिली का यहाँ पर वर्णन किया गया है और उन्हीं के फैमिली में साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? तो पहली विश्व क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी जो की जाएगी वह आपके तेलंगाना द्वारा की जाएगी। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। केरल, सॉरी 9 का आंसर आपका हो जाएगा केरल सरकार द्वारा। ठीक है, तो पहली विश्व बधिर T20 चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य द्वारा की जाएगी? केरल द्वारा की जाएगी। वर्ष 2023 में केरल द्वारा पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी। इसके आयोजन के लिए इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद को मंजूरी दे दी। विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा, जहां 8 देशों के प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। इस चैंपियनशिप को 2022 में आयोजित करने की योजना थी, जिसे कोविड के प्रकोप के कारण 2023 में स्थानांतरित कर दिया गया। अब यह केरल में होगा। आपके लिए एग्जाम स्पेशल है कि अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? मोहिंदर सिंह है। अंडर 19 एशिया कप का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता, कुल 8वीं बार जीता, श्रीलंका को हराकर जीता। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। राष्ट्रीय नेत्रहीन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फास्ट पार्क लॉन्च किया है? तो यह आपका लॉन्च किया है आपका तेलंगाना ने। आपको बता दें कि तेलंगाना के वन विभाग ने अपनी तरह का पहला मोबाइल ऐप अर्बन फॉरेस्ट पार्क लॉन्च किया है। यह ऐप पार्कों के बारे में सभी जानकारी प्रदान करता है, जिसमें प्रवेश शुल्क, टिकट शुल्क, पार्क की विशेषताएं, ऐप उपयोगकर्ता दूरी, मार्ग आदि सब इस ऐप में शामिल होते हैं। आपके लिए एग्जाम स्पेशल है कि तेलंगाना के सीएम कौन है? तो चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है। राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल है। इसके वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन है? तो प्राणहित वन्यजीव अभ्यारण्य, शिवराम वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। हाल ही में तेलंगाना के कौन से मंदिर को भारत का 39वां यूनेस्को साइट बना है? तो रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। अखिल भारतीय औद्योगिक प्रदर्शनी की नुमाइश कहाँ की गई? यह आपके तेलंगाना में की गई। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी? तो केरल देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी। तो फ्रेंड्स ये थे करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब आ जाते हैं अपने डेली जी के डोज पे। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो है आपका आंध्र प्रदेश। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? या तमिलनाडु में स्थित है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई? तो 59वां संवैधानिक संशोधन, जिसे हम 1991 में हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई। दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसके द्वारा बनवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया।
सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय वंदे मातरम लोगों के बीच लोकप्रिय गीत मरा? तो स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 से 1911 के बीच चला था। यानी कि स्वदेशी आंदोलन किस लिए हुआ था? तो बंगाल विभाजन, जो 1905 में आपका बंगाल विभाजन किया गया था, इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और 1911 में बंगाल विभाजन को दिल्ली दरबार में रद्द कर दिया था और दिल्ली को नई राजधानी घोषित कर दिया गया था। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया और 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में मनाते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2017 में हुआ। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर पर सबसे पहले लागू किया? तो फ्रांस ने लागू किया था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू अर्थात सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उसके साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और आपके क्वेश्चन के राउंड फिगर में जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं वो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आता होगा। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर करिएगा। और साथ ही 6 बजे वाले करंट अफेयर्स रिवीजन को शॉर्ट्स के माध्यम से जो मैं लेकर आता हूँ उसे भी जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपका करंट अफेयर्स और भी स्ट्रांग हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।